सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 एटम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एटम्स। आज पूरा ये एटम चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने की। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं और गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हालांकि आपने इसका थोड़ा सा पोर्शन ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हम इसके फिज़िक्स के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, रदरफोर्ड के दो सजेशन के बेसिस पे उनके दो एसोसिएट्स एच गीगर एंड ई मार्सडन in 1911 and E. Marsden in 1911 उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम दिस फॉइल, फ्रॉम थिन फॉइल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या चीज़ था? अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो बेसिकली इट वॉज अ हीलियम आयन। इट इज हीलियम आयन, ठीक है, जिसका चार्ज था +2e। क्लियर? और जो मास था दैट इज नियरली 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। अब हम पहले इसके एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करा था। सबसे पहले हम बना लेते हैं ये हम बनाने जा रहे हैं फिगर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक लाइन यहाँ से बना लेंगे। आपको एक्सपेरिमेंट का फिगर बनाना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए बोर्ड में। क्लियर? सबसे पहले हम बनाएंगे लेड ब्लॉक जिसमें रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को रखा गया था। यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। देखो, ये ठीक है, यहाँ पे हम रख रहे हैं रेडियोएक्टिव सोर्स। दिस इज द रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर? विच वॉज केप्ट इन अ लेड ब्लॉक। इसको हम अभी नेमिंग कर देंगे। ये आ गया हमारा कोलिमेटर। उसके बाद गोल्ड फॉइल को रखेंगे। दिस इज अ गोल्ड फॉइल। ठीक है, दिस इज एंगल थीटा। एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी बनाते हैं यहाँ पे।
तो ये था एक्सपेरिमेंट हमारा, ठीक है। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले दिस इज कॉल्ड कोलिमेटर, दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। ये हमारा गोल्ड फॉइल है, एंड ये जो रेडिश पार्ट है दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। दिस इज लेड ब्लॉक, एंड ये होल चैम्बर, इस पूरे के पूरे चैम्बर को बोलते हैं वैक्यूम चैम्बर। तो बेसिकली दिस इज कंप्लीट फिगर। ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा फिगर हो गया, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। दिस फिगर इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें बेसिकली है क्या कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है उसको एक थिक लेड ब्लॉक में रखा गया है, और एक नैरो ओपनिंग, यहाँ पे देखो इस जगह पे एक नैरो ओपनिंग दी गई है, दिस इज कॉल्ड नैरो ओपनिंग, राइट। ये इस एक्सपेरिमेंट का है, कैसे करा है, क्या करा है, मैं वो बता रहा हूँ। दूसरा देखो, आपको ध्यान में रखना है कि जो बीम थी इट वॉज अलाउड टू फॉल ऑन दिस थिन गोल्ड फॉइल, बीम को थिन गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कराया गया, क्लियर, थिन गोल्ड फॉइल पे। तो जो अल्फा पार्टिकल दैट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और उसी को हमने एक रोटेबल डिटेक्टर से ऑब्जर्व करा, जिसमें जिंक सल्फाइड स्क्रीन है एंड एक माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जब भी एक अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा, उस एक टाइनी फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा था। जब भी एक अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहा था, एक टाइनी फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा था। और इस पूरे चैम्बर को हमने किस में रखा है, वैक्यूम चैम्बर क्लोज करके रखा हुआ है, क्लोज चैम्बर में रखा है। उसका रीज़न क्या है, वाई दिस वैक्यूम चैम्बर इज क्रिएटेड, उसका रीज़न क्या है, बेसिकली टू अवॉइड द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से अल्फा पार्टिकल स्कैटर ना करें, इसलिए इस पूरे सिस्टम को हमने क्लोज्ड चैम्बर में रखा है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ चैम्बर, जो पूरा पैरेटस था, ठीक है। तो इसका भी रीज़न आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम चैम्बर में क्यों रखा है, ताकि अल्फा पार्टिकल का एयर मॉलिक्यूल से स्कैटरिंग ना हो। अब मेन पर्पस क्या था, क्यों रखा, और उससे क्या कंक्लूजन निकला, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं हम इसमें। बेसिकली इससे क्या निकला, क्या कंक्लूजन निकला। तो सेकंड फिगर देखो, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई इस एटम में, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूजन निकला एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कि इस एटम में मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे दे पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, और बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ। जनरली कहने का मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल्स या तो बहुत या तो स्ट्रेट निकल गए, ठीक है, या फिर उनका बहुत ही माइन्यूट सा, मीन्स यू कैन से लाइक दिस, very slight deflection. Most of the alpha particles passes straight or suffers a very slight deflection. इस तरीके से, ठीक है। बहुत कम थे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो कि 90 डिग्री या उससे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए,
तो उनको हम इस तरीके से बना लेंगे। एंड वेरी रेयरली मीन्स यू कैन से ओकेजनली और वेरी रेयरली ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जो रिबाउंड हुआ था विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो उसको हम बना लेते हैं ये लाइक दिस। नाउ इन दिस होल प्रोसेस हमारा कंक्लूजन क्या निकला, आपको ये डिस्टेंस देखनी है। फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड आर नॉट। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि आर नॉट ये क्या होता है। ठीक है, सो व्हाट वाज द कंक्लूजन। इसमें 3 तरीके की कंक्लूजन आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे पास हो गए थे थ्रू द गोल्ड फॉइल और दे सफर्ड अ वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंक्लूजन। Most of alpha particle passes straight or suffers only small deflection. Clear? Second, a few alpha particles ठीक है get deflected through 90 degree or more and occasionally an alpha particle gets rebounded from gold foil, suffering a deflection of nearly 180 degree. Suffering a deflection of nearly 180 degree. ठीक है, अच्छा इस चीज़ से हमें क्या पता लगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट पास हो गए थे। इससे हमें एक चीज़ और पता लगा, इससे और हम क्या समझ सकते हैं दैट द मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम मस्ट बी एम्प्टी। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ठीक है भाई, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब मैक्सिमम जगह एटम में खाली है। अच्छा, ये जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या जैसे सजेस्ट किया था, एक और पॉइंट है यहाँ पर कि ये जो लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन हुआ था, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था कि मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज या ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ एटम जो है वो एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसको भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, टू एक्सप्लेन large angle scattering of alpha particle। ठीक है, Rutherford suggested
that all positive charge and mass of an atom is concentrated at या concentrated in small region called nucleus of an atom। अच्छा, स्कैटरिंग हो क्यों रही थी, इसका भी रीज़न पता होना चाहिए हमें। बेसिकली ये स्कैटरिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ड्यू टू दिस स्कैटरिंग इज ड्यू टू कोलम्बिक रिपल्शन। किसके बीच में, पॉजिटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस के बीच में, बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो दिस वाज द सम कंक्लूजन जो हमें पता होना चाहिए इन द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बेसिस पे एक हम ग्राफ और बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल। ठीक है, एक हम ग्राफ बनाते हैं। देखो, बेसिकली हम क्या करेंगे, एक तरफ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर, स्कैटरिंग एंगल ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ऑन द वाई एक्सिस आई एम टेकिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स n एंड स्कैटरिंग एंगल ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे थीटा। दिस इज 0, मान लेते हैं, देखो 20 एंगल, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड सो ऑन। इस साइड ले लेते हैं, देखो 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ग्राफ कैसा बना, देखो स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ पार्टिकल, स्कैटरिंग एंगल कम थे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल के थे, मतलब अगर स्कैटरिंग एंगल बहुत कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ग्राफ बनेगा इस तरीके से, एज द नंबर ऑफ स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा था द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, कम हो जाते इन सच अ वे। तो द ग्राफ विल बी इन सच अ वे, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, मान लो तो 20 स्कैटरिंग एंगल 20 है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा, फिर स्कैटरिंग एंगल 40 है तो कम हो गए, 60 पे और कम, 80 100 पे और कम, 140 पे बिल्कुल कम, ठीक है, 180 पे वेरी रेयरली। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल्स। तो ये था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हमें बात कर रहा है मेन फिजिकल एस्पेक्ट्स में, जिसमें हम निकालेंगे एस्टिमेशन साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, हम इस बारे में डील करेंगे, और उसके रदरफोर्ड के क्या क्या मॉडल्स थे और उसमें लिमिटेशंस क्या क्या आई थी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था जो हम फर्स्ट पार्ट में कर रहे थे। अब हम सेकंड पार्ट में इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे, दैट मीन्स द एस्टिमेशन साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो पुट अप द हेडिंग, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। distance of closest approach, or we can write down estimation
of nucleus size. ठीक है, चलिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिगर है। फिगर कैसे बनाएंगे, देखो बेटा, सबसे पहले हम एक एटम बनाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल क्लोजेस्ट गया था, जिस 180 वाला जो हमने बनाया था, उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। अच्छा, पहले हम न्यूक्लियस बना लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा न्यूक्लियस बनाएंगे। ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है। चलिए अब हम बात करेंगे इस पार्ट की, जो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड करा था। अब इसमें हमें एक लाइन बनानी है, ये वाली, दिस लाइन एंड दिस लाइन, सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये बना लेते हैं। ये डिस्टेंस बेसिकली क्या है, देखो, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर नॉट। मैंने अभी ऊपर लिखा भी था आर नॉट। ये आर नॉट क्या है, बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो सबसे पास तक न्यूक्लियस के गया है, ठीक है, जहां से अल्फा पार्टिकल बिल्कुल 180 डिग्री रिबाउंड हुआ था, उस डिस्टेंस का न्यूक्लियस से, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है, बेसिकली ये हम सेंटर से ना लेके इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो दिस इज कॉल्ड आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब इस आर नॉट का हमें एक्सप्रेशन निकालना है। यहां पे अल्फा पार्टिकल, इस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल रुक के रिबाउंड हुआ था, ठीक है, ये हमें निकालना है। इस मोमेंट पे रुक के रिबाउंड हुआ था, तो जहाँ पे स्कैटरिंग एंगल, ये जो थीटा है, दिस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, द स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, एट अ सर्टेन डिस्टेंस from nucleus, the alpha particle stops for a moment and then begin to retrace its path. This distance is called distance of closest approach. This distance is called distance of closest approach. This distance is called distance of closest approach.
अब देखो, अब इसको डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, देखो हेयर जो कंप्लीट एंटायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। कंप्लीट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, हमें पता है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है हमारा 2e। अच्छा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना है हमारा, Q1 तो हो गया चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, Q1 हो गया हमारा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और न्यूक्लियस हमारा कितना है Q2 दैट इज इक्वल्स टू प्लस ZE। ठीक है, Z क्या है, Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ फॉइल एटम्स का। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ mv²। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ mv²। ध्यान से देखना, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस एट r0 डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, हम यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस एट r0 डिस्टेंस। ठीक है, r0 डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, u इज इक्वल टू, u का एक्सप्रेशन क्या था, u इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय r। तो यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बाय r की जगह r0। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन Q1 रख दो, Q1 कितना है बेटा, Q1 कितना है देखो, Q1 इज 2e। तो यहाँ रख देंगे हम Q1 की जगह 2e इंटू Q2 कितना देखो ZE। तो हम यहाँ रख देंगे ZE डिवाइडेड बाय r0। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से देखो, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी ये काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू u। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, हाफ mv² इज इक्वल टू, हाफ mv² इज इक्वल टू, देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है हमने हाफ mv², दैट इज इक्वल टू u कितना है देखो, u यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ये वाली k 2EZE डिवाइडेड बाय r0। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे r0 का एक्सप्रेशन। तो देयरफॉर r0 इज इक्वल टू, अब देखो अब आएगा मज़ा, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, शाबाश। ठीक है, 4k ZE इंटू ई, देखो E इंटू ई कितना हो जाएगा, E² डिवाइडेड बाय m, ये mv² नीचे आ जाएगा तो mv²। तो ये आ गया हमारा पहला एक्सप्रेशन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, r0 इज इक्वल्स टू 4k ZE² अपॉन mv²। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और r0 इज इक्वल टू 2k ZE² अपॉन हाफ mv², इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो अल्फा इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, हमारे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या मज़ेदार बात हुई, देखो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हुआ थी दैट वाज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर रही थी, जिसको हम लिख सकते हैं 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, अब जब सॉल्व करेंगे यह कितना आ जाएगा, -13 जूल। क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उसमें मेगा माइनस करेंगे तो यह जाएगा 10⁻13 जूल। अच्छा, गोल्ड फॉइल, हमने एटॉमिक नंबर क्या है गोल्ड का, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड फॉइल कितना था, Z इज इक्वल टू 79। इसका मतलब अब देखो 4 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, Z हमें पता है, E में पता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ये जो बात हो रही थी हाफ mv²। ठीक है,
ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो इसका मतलब आर नॉट की कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। देखो आर नॉट हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं हम, तो 2 इंटू के कितना 9 इंटू 10⁻9, जेड कितना 79 इंटू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−13 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करके, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमारा आया था 4.13 इंटू 10⁻−14 मीटर, और आर नॉट इज इक्वल टू 41.3 फर्मी, बिकॉज 10⁻15 होता है फर्मी, ठीक है ना। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻−15 मीटर होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया था ये आया हमारा आर नॉट इज इक्वल्स टू 41.3 फर्मी। तो ये था रे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट की डिस्टेंस दैट गिव्स द एस्टिमेशन साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा पार्ट खत्म हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। पॉज करके यहाँ पे आराम से इसको नोट कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। यहां पे हेडिंग डालो इम्पैक्ट पैरामीटर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। द स्कैटरिंग ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ न्यूक्लियस depends on its distance of closest approach to the nucleus or on an equivalent length called impact parameter। आसान भाषा में, सिंपल भाषा में अगर मैं डिफाइन करूँ इसको, चलो अभी मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में। बुकिश लैंग्वेज छोड़ दो, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक हमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको याद रखना है। देखो मान लेते हैं कि दिस इज़ द न्यूक्लियस, आप मान लो दिस इज़ द न्यूक्लियस, ठीक है, और ये सेंटर लाइन थी, ये हमारी सेंटर लाइन थी, इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। एंड ये वो एंगल है जहाँ से स्कैटर किया था, मान लेते हैं यहाँ से इस तरफ से ऐसे गया, like this। This is theta। ये क्या है? This is न्यूक्लियस, ठीक है।
तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी वेक्टर का ऑफ अल्फा पार्टिकल के फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर बी. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल b. दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर डिनोटेड बाय स्मॉल b. तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, velocity vector of alpha particle from center of nucleus. This is called impact parameter. This is called impact parameter B. एक सिंपल इसका एक्सप्रेशन होता है इम्पैक्ट पैरामीटर का, ठीक है. अभी मैं बताऊंगा आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है इसका स्कैटरिंग एंगल के साथ. सबसे पहले अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर जो आपको समझना है वो 3 पॉइंट याद रखने हैं. सबसे पहला पॉइंट देखो आप, सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, फॉर लार्ज बी, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा, तो अल्फा पार्टिकल पासिस ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड. मतलब ये जो b है, ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अल्फा पार्टिकल जो था वो सीधे निकल जाएगा, ठीक है. जितनी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगी मतलब कि द अल्फा पार्टिकल इज पासिंग फ्रॉम द एम्प्टी एटम. तो जितना इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा होगा मतलब अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट मीन्स alpha particle passes almost undeflected. Alpha particle passes almost undeflected, ठीक है. For small b, स्मॉल b के लिए क्या होगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल थे लार्ज एंगल से स्कैटर हो रहे थे, दे स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल, ठीक है. तीसरा फॉर हेड ऑन कोलिजन. अब इस केस में क्या हुआ, हेड ऑन कोलिजन के केस में क्या हुआ, हेड ऑन कोलिजन के केस में मतलब b इज इक्वल टू 0, और b इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, दैट एंगल इज 180 डिग्री, और एंगल 180 डिग्री का मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल रिवर्स्ड बैक. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इम्पैक्ट पैरामीटर भी हम ये चीज़ बता सकते हैं. ओके, वन मोर थिंग यार, यहाँ पे हमें एक चीज़ और लिखना पड़ेगा, ठीक है. अब इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन between impact parameter b and scattering angle, that is theta. तो एक रिलेशन आप याद रखो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक रिलेशन है, जस्ट रिमेंबर इट. b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर कॉट θ/2 होल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से b इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर कॉट θ/2 होल डिवाइडेड बाय हाफ mv स्क्वायर, ठीक है. ये याद रखना है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन b एंड थीटा.
अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने मॉडल प्रपोज किया था, 4 मॉडल जो आपने केमिस्ट्री में ही पढ़े होंगे। अब हमें लास्ट इसके मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट Rutherford proposed following model. First, an atom, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, consist of small and massive central core in which the entire positive charge is and whole mass are concentrated. An atom consists of small and massive central core in which the entire positive charge and whole mass of the atom are concentrated. Second model क्या था? The size of nucleus is very small as compared to size of an atom. कितना था? 10 to the power -15 मीटर हमारा न्यूक्लियस का साइज था, वेयर एज द साइज ऑफ एटम इज, देखो एटम का साइज होता है, ये समझ लो, एटम का जो साइज़ होता है दैट इज़ 10 to the power -10 मीटर की रेंज में होता है, और जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस था दैट इज़ 10 to the power -15 मीटर की रेंज में होता है। ठीक है, सो थर्ड देख लेते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ suitable number of electrons so that their total negative charge is equal to total positive चार्ज। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। And the last model is the electron revolve around nucleus in various orbits in which the centripetal force is provided by the electrostatic attraction between electron and nucleus। तो ये हमारे 4
इम्पॉर्टेंट मॉडल है रदरफोर्ड के जो आपको याद होने चाहिए। अब लास्ट इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लिमिटेशंस क्या हैं इस मॉडल में। द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज व्हाट आर द लिमिटेशंस, ये भी हमें समझनी पड़ेंगी। लिमिटेशंस क्या थी? देखो सबसे पहले लिमिटेशन था कि जो ये वाला रदरफोर्ड का जो मॉडल था ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था डेट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अंडर कंटिन्यूस एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर, तो उसको तो स्पाइरल पाथ खो के कोलैप्स होना चाहिए था न्यूक्लियस पे इस मॉडल के हिसाब से। भाई ये मान लो न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग विद अ फोर्स, तो उसको जाके न्यूक्लियस पे कोलैप्स होना चाहिए था हेयर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेकंड, ये तो फर्स्ट था। सेकंड, इस मॉडल में द इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में ऑल पॉसिबल रेडियाई में रिवॉल्व कर सकता है, तो इट शुड एमिट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट एटम लाइक हाइड्रोजन वो हमेशा ही डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम एमिट करता है, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, इस मॉडल में देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई, ऑल पॉसिबल रेडियाई। ठीक है, सो इट शुड एमिट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन हम आगे भी देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज अभी हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, बट एन एटम लाइक हाइड्रोजन, उसमें क्या हुआ था, इट ऑलवेज एमिट डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। ठीक है ना। अब इस लिमिटेशन, इस एक्सपेरिमेंट के बाद मेन हमारा आया था बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें हम रेडियस का एक्सप्रेशन निकालेंगे। पूरा मॉडल उसने क्या कहा था, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें हम वेलोसिटी निकालेंगे, एनर्जी भी निकालेंगे, एक्सप्रेशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज भी पढ़ने वाले हैं।